हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है तीन मूर्ख ठग। यह एक फनी स्टोरी है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, फनी स्टोरीज, हिंदी या मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें। तीन मूर्ख ठग। एक गांव में कालिया, गोपी और जग्गू नाम के तीन आवारा और बेवकूफ युवक रहते थे। उन तीनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। तीनों गांव में आवारा घूमते फिरते रहते थे। एक दिन वो तीनों गांव में बने हुए छोटे से खोखे पर चाय पी रहे थे। तभी दुकानदार ने उनसे कहा, दुकानदार, ये आज ही तुम तीनों की आखिरी चाय है। तुम तीनों ने 6 महीने से अभी तक उधारी नहीं चुकाई। कालिया, अरे तो क्या हुआ, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, दे देंगे तेरे पैसे, इतना बड़बड़ा क्यों रहा है बे। दुकानदार, ये सुनते हुए मुझे पूरे 3 महीने हो गए। गोपी, अबे तो 3 महीने और सुन ले, हम तीनों की जल्दी ही काम धंधा मिल जाएगा, समझा। पहली तनख्वाह से तेरे पैसे तेरे मुंह पर मार देंगे। गोपी की बात सुनकर दुकानदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दुकानदार, एक तो तुम तीनों ने 6 महीने से उधार का पैसा नहीं दिया और ऊपर से मुझसे जबान भी लड़ा रहे हो। तुम तीनों को शर्म बची है या नहीं। जग्गू, अबे काहे की शर्म, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। कितने पैसे हो गए तेरे। दुकानदार, आज के पैसे मिलाकर पूरे 4,000 हो गए। जग्गू, धौंस तो ऐसे दिखा रहा है जैसे 4 लाख हो गए हों। दुकानदार, पहले अपनी औकात से 400 की कर ही लो। तुम तीनों एक नंबर के निठल्ले और आवारा हो। मुझे 3 दिन के अंदर अपनी सारी उधारी चाहिए। कालिया, अबे पागल हो गया है क्या, 3 दिन के अंदर हम तेरे पैसे कहाँ से ला के देंगे तेरे। दुकानदार, कहीं से भी ला कर दो। 3 दिन के अंदर मेरे पैसे मेरे पास नहीं पहुँचे तो मैं तुम्हारी शिकायत गांव के मुखिया से करूँगा और तुम्हारे घर के अंदर जाकर तगादा करूँगा। तब कहीं जाकर तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। दुकानदार की बात सुनकर कालिया आग बबूला होकर बोला, क्या बोला तू। अबे जरा से पैसों के लिए हमारे घर में घुसकर हमसे ही तगादा करेगा। ऐसा करके तो देख, मार मार के तेरे शरीर में भूसा भर दिया ना, फिर कहना। तभी अचानक वहां पर गांव का मुखिया आ गया। उन चारों को आपस में झगड़ते देख मुखिया कड़क आवाज में बोला, क्या हुआ, तुम चारों आपस में झगड़ क्यों रहे हो बे। दुकानदार, देखिए मुखिया जी, एक तो इन तीनों ने 6 महीने से चाय का एक पैसा भी नहीं दिया और जब मैंने इनसे पैसे मांगे तो उल्टा मुझसे बदतमीजी करने लगे। गोपी, मुखिया जी, हमने इससे बोला था कि हम इसके पैसे जल्द ही जल्द लौटा देंगे, मगर ये घर में घुसकर तगादा करने की धमकी दे रहा है। मुखिया, सही तो कह रहा है वो। जग्गू, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए मुखिया जी, ये हमसे बोल रहा है कि 3 दिन के अंदर पैसे चाहिए। भला हम 3 दिन के अंदर पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। मुखिया, इसकी चाय तो तुम खूब मजे से और चटकारे ले लेकर पी और पैसे देने के नाम से बोल रहे हो कि कहाँ से लाकर देंगे। तुम तीनों के अंदर शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं। इतने हट्टे कट्टे नौजवान होकर तुम चाय तक के पैसे नहीं दे पा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। दुकानदार, मुखिया जी, मुझे मेरे इससे पैसे दिलवा दीजिए। मुखिया, तुम तीनों ध्यान से सुनो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसके पैसे लौटा देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब निकलो यहाँ से। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगते हैं। गोपी, अबे यार, बुरे फंस गए यार, अब 4,000 रुपये 1 हफ्ते में कैसे करेंगे यार। कालिया, अबे चिंता मत कर, कहीं से इंतजाम कर लेंगे। जग्गू, कहाँ से इंतजाम करेंगे, मेहनत मजदूरी करना हम जानते नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे, ऊपर से मुखिया भी हमको धमकी देकर चला गया। तभी वहाँ एक भिखारी आकर उनसे भीख मांगने लगता है। भिखारी, भगवान के नाम से कुछ दे दो बेटा। कालिया, अरे जाओ बाबा, माफ करो,
भिखारी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, 1 रुपया ही दे दो। कालिया, अरे हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बोला ना, जाओ जाकर कहीं और से भीख मांगो। उन तीनों की बात सुनकर भिखारी को गुस्सा आ जाता है। भिखारी, ऐसा लगता है जैसे तुम तीनों मुझसे भी ज्यादा गए गुजरे हो। ये लो, मेरी तरफ से 5 तुम रख लो। भिखारी की बात सुनकर वो तीनों गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। गोपी, अबे तेरा दिमाग तो ठीक है, क्या तू हमें अपनी तरह भिखारी समझ रहा है बे? भिखारी, हाँ। गोपी, क्या? भिखारी, क्योंकि तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा बदतर दिखाई दे रही है। जग्गू, हम तीनों के पास कोई काम धंधा नहीं है, समझा, इसलिए हम यहाँ पर फालतू बैठे हैं। भिखारी, तुम्हारे मतलब का बस एक ही काम है, तुम भी भीख मांगना शुरू कर दो। लेकिन याद रखना, तुम्हें कोई भीख भी नहीं देगा, क्योंकि भीख भी देख कर दी जाती है। और तुम तीनों तो हट्टे कट्टे मुस्टंडे हुए हो, लानत है तुम पर। ये कहकर भिखारी वहां से चला गया। गोपी, अरे यार, अब तो भिखारी भी हम लोगों के मुंह पर भला बुरा बोलकर जाने लग गए हैं, और ऊपर से हमें भीख मांगने की सलाह देकर गया है। जग्गू उन दोनों की बात सुनकर कुछ सोच कर बोला। जग्गू, वैसा कुछ गलत बोलकर नहीं गया, काम बुरा नहीं है। कालिया, अबे तू पागल हो गया है क्या? तू ये कहना चाहता है कि हम सभी भीख मांगे? गांव में हमारी रही सही नाक भी कट जाएगी। गोपी, तो मैं कब कह रहा हूँ कि गांव में भीख मांगेंगे, दूसरे गांव में जाकर मांगेंगे। मैंने सुना है कि ये भिखारी एक दिन में बहुत कमा लेते हैं। कालिया, नहीं नहीं, ये काम नहीं करना। जग्गू, मेरी बात तो सुन, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है। 1 हफ्ते में इतने तो हम लोग भी पैसे भीख मांगकर जमा कर ही लेंगे कि उस चाय के दुकानदार की उधारी चुका दें, और उसे बोल देंगे कि तीनों बाहर बहुत मेहनत मजदूरी करके ये पैसे जमा करके लेकर आए हैं, जिससे हमारा गांव में भी नाम हो जाएगा और कोई हमें निठल्ला और निकम्मा भी नहीं कहेगा। जग्गू की बात सुनकर गोपी और कालिया की आंखों में चमक आ गई। गोपी, लेकिन यार, हम तीनों को भीख देगा कौन? जब हमसे कोई भीख मांगने आता है तो हम उससे खुद बोल देते हैं कि कोई काम धंधा नहीं है, कर सकता क्या? जग्गू, इसका भी उपाय है मेरे पास। एक उपाय है, हम तीनों को बस थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। हम तीनों में से एक अंधा, एक बहरा, एक गूंगा बन जाएगा। उसके बाद हम तीनों का काम आसान हो जाएगा। लोग हम पर तरस खाकर आसानी से भीख दे देंगे। वो तीनों दूसरे गांव पहुंच गए। कालिया गूंगा, गोपी अंधा और जग्गू बहरा बन जाता। उस गांव में एक व्यक्ति एक दुकान पर खड़ा होकर समोसे खा रहा होता है। जग्गू, हम तीनों एक साथ जाएंगे तो हो सकता है कि हम पर शक हो जाए। सबसे पहले मैं जाता हूँ। कालिया उस व्यक्ति के पास जाकर गूंगे की एक्टिंग करके भीख मांगने लगा, मगर वह यह भूल गया कि उसे गूंगा बनकर भीख मांगनी है। कालिया, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, मैं जन्मजात गूंगा हूँ। कालिया की बात सुनकर वह व्यक्ति बुरी तरह से चौंक गया। व्यक्ति, अरे तू तो जन्मजात गूंगा है, तो फिर बोल कैसे रहा है? कालिया को अचानक ध्यान आया कि उसे तो गूंगे की एक्टिंग करनी थी, और फिर वह अचानक से गूंगे की एक्टिंग करने लगा। व्यक्ति, मारो भाई सब, इसको मारो। इतना कहकर वह व्यक्ति कालिया को बुरी तरह से पीटने लगा, और आसपास के लोगों ने भी कालिया पर हाथ साफ किए। कालिया दर्द से कराहता हुआ अपने दोस्तों के पास चला आया। कालिया, अबे उन लोगों ने मुझे बहुत मारा बे, पीट पीट कर मेरा बुरी हालत कर दी। गोपी, अबे बेवकूफ, तुझे गूंगा बनना था। तूने कभी सुना है कि कोई गूंगा बोल रहा है कि मैं जन्मजात गूंगा हूँ? तू तो कच्चा एक्टर है। अब देख मैं जाता हूँ, देख मैं कैसे पैसे ऐंठ कर लाता हूँ। इतना कहकर गोपी उसी व्यक्ति के पास चला गया। गोपी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो इस अंधे को,
میرے گھر میں میری بیوی اور بچے 2 دن سے بھوکے ہیں۔ اس ویکتی کو گوپی کو دیکھ کر بڑا ترس آیا۔ وہ اپنی جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر گوپی کو دے کر بولا، ویکتی، کہاں رہتے ہو تم؟ پہلے تو تمہیں اس گاؤں میں کبھی نہیں دیکھا۔ گوپی، میں یہیں پاس کے گاؤں میں رہتا ہوں بابوجی۔ ویکتی، کیا تم پیدائشی اندھے ہو؟ گوپی، نہیں بابوجی، کچھ وقت پہلے مزدوری کرتے سمے دیوار میرے اوپر گر گئی۔ میرے پاس علاج کرانے کے پیسے نہیں تھے اور میری آنکھیں چلی گئیں۔ ویکتی، تم گھبراؤ مت، اگر تمہیں اور بھی پیسے کی ضرورت ہو تو تم مجھ سے مل لینا۔ گوپی، لیکن میں آپ سے کیسے مل سکتا ہوں بابوجی، میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ویکتی، میرا نام رامو ہے، میں یہاں کا مکھیا ہوں۔ تم کسی سے بھی بول دینا کہ مجھے گاؤں کے مکھیا سے ملنا ہے، وہ تمہیں آسانی سے میرے پاس پہنچا دے گا۔ اچانک گوپی نے دیکھا کہ اس دکان پر ایک بڑا سا سانپ بیٹھا ہوا تھا، جو دھیرے دھیرے کر کے گوپی اور مکھیا کی اور بڑھ رہا تھا۔ گوپی، سانپ سانپ، ارے بھاگو سب یہاں سے، یہاں پر ایک بڑا سا سانپ ہے۔ گوپی کی بات سن کر دکاندار میں ہڑبڑی مچ گئی، لوگوں نے ترنت سانپ کو پکڑ کر مار دیا۔ مکھیا، تمہارا بہت بہت شکریہ بھائی، اگر تم مجھے نہیں بتاتے تو میرا یہی کام تمام ہو جاتا، لیکن تم تو اندھے ہو نا، پھر تم نے سانپ کو کیسے دیکھ لیا؟ گوپی، وہ تو مجھے سانپ کی آہٹ سنائی دی، مجھے پتہ لگ جاتی ہے جب سانپ آتا ہے۔ مکھیا غصے سے آگ ببولا ہو اٹھا، جھوٹ بولتا ہے سالے، اندھا بن کر بھیک مانگتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو ویسے ہی ابھی پٹ کے گیا ہے، اب تیری باری ہے، مارو اس کو۔ اتنا کہہ کر سبھی لوگ گوپی کو مارنے کے لیے بری طرح سے جٹ گئے۔ گوپی وہاں سے بھاگتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا۔ جگو، تو بڑی بڑی ڈینگیں مار کر گیا تھا، آ گیا مار کھا کر؟ گوپی، ارے یار، ایکٹنگ تو میں نے صحیح کی تھی، لیکن بولنا میری مجبوری تھی، اگر نہیں بتاتا تو وہ سانپ مجھے بھی ڈس سکتا تھا۔ جگو، ارے تم دونوں کسی کام کے نہیں ہو، تم دونوں کتے کی طرح مار کھا کر آ گئے، تم سے تو ٹھیک سے ایکٹنگ بھی نہیں کری جاتی۔ گوپی، ہاں، تو بہت اچھا ابھینیتا ہے، سلمان خان کے بعد تیری ایکٹنگ کا ہی نمبر آتا ہے۔ جگو، اب دیکھو میں کیسے اس گاؤں کے مکھیا کو بیوقوف بناتا ہوں۔ جگو بہرا بن کر اسی مکھیا کے پاس گیا۔ جگو، ایشور کے نام پر کچھ دے دو بابا۔ مکھیا، ابھی 2 لوگ یہاں سے پٹ کر گئے، پتہ نہیں کیوں مجھے تجھ پر بھی شک ہو رہا ہے کہ تو بھی انہی کا ساتھی ہے، لیکن جگو اس کی بات پر کچھ نہیں بولا۔ مکھیا، ابے بہرا ہے کیا؟ جگو خاموش رہا۔ مکھیا، بھگوان کے نام پر اس بہرے کو کچھ دے دو بابا۔ مکھیا، سمجھ گیا، جب تو میری بات کو نہیں سن رہے تھے، مطلب کہ تو واستو میں بہرا ہے۔ مکھیا نے وہی 100 کا نوٹ نکال کر جگو کو دینے لگا کہ اچانک دوسرا بھکاری مکھیا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بھکاری، بھگوان کے نام پر کچھ دے دو بابا۔ مکھیا اس بھکاری کو بھی کچھ پیسے دینے لگا، تبھی اس بھکاری کی نظر جگو پر پڑی۔ وہ وہی بھکاری تھا جو کچھ دیر پہلے ان تینوں دوستوں سے ملا تھا۔ مکھیا نے اس بھکاری کو دیکھ کر کہا، مکھیا، تو یہاں پر برسوں سے بھیک مانگ رہا ہے، لے تیرا ایک اور ساتھی آ گیا۔ مکھیا کی بات سن کر بھکاری چونک گیا۔ بھکاری، کون سا ساتھی؟ میں تو اکیلا ہوں۔ مکھیا، ارے یہ دیکھ، یہ دوسرا بھکاری ہے، بیچارہ بہرا ہے، سن نہیں سکتا۔ مکھیا جی کی بات سن کر بھکاری بولا، پاگل ہو گئے ہو کیا مکھیا جی، یہ کوئی بہرا وہرا نہیں ہے، یہ دوسرے گاؤں کا رہنے والا ہے، اس کے ساتھ اس کے دوسرے نکمے ساتھی بھی ہوں گے۔ مکھیا غصے سے آگ ببولا ہو گیا۔ مکھیا، اس کا مطلب تو بھی دھوکے باز ہے۔
मुखिया ने जग्गू के कान पर एक चांटा जड़ दिया। भिखारी की बात सुनकर जग्गू का गुस्सा भी आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में वह ये भी भूल गया कि उसे यहाँ बहरे की एक्टिंग करनी थी। जग्गू, झूठ बोल रहा है ये भिखारी। आप किसी से भी पूछ लो कि मैं जन्मजात बहरा हूँ। मुखिया, अगर तू जन्मजात बहरा है तो फिर तूने इस भिखारी की बात कैसे सुन ली? मुखिया की बात सुनकर जग्गू वहां से भागने लगा। मुखिया ने चिल्लाकर सभी से कहा, मुखिया, पकड़ो इस नाटकबाज को। जरूर यह अपने उन 2 साथियों के पास भाग रहा होगा। जग्गू भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचा, लेकिन उसके पीछे पीछे सभी गांव वाले पहुंच गए। मुखिया, यही है वो तीनों नौटंकीबाज जो भीख मांगने की एक्टिंग कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से ही बेचारे जो असली भिखारी होते हैं उन्हें भीख भी नहीं मिल पाती। मारो इन सबको, मारो। सभी गांव वाले उन तीनों को पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर दिया। तीनों फटे हुए कपड़े लेकर अपने गांव वापस आ गए। कालिया, भाई कल से मजदूरी पर चलेंगे हम तीनों। आज नहीं तो 1 हफ्ते बाद हम अपने गांव में मुखिया के हाथों भी पिटेंगे। गोपी, भाई तू सही कह रहा है यार। जग्गू, तुम दोनों की बात सही है। हम तीनों को अब कोई काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए। इसके बाद वे तीनों सुधर गए और मेहनत से काम काज करने लगे। ये फनी स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।